चलिए। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन। तो बच्चों, वेलकम टू 11th स्टैंडर्ड। ये 11th स्टैंडर्ड स्टार्ट हो चुकी है आपकी, आप समझ लीजिए। आज हम लोग एक कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम क्या है? ब्रिज कोर्स। ये ब्रिज कोर्स क्या करेगा? ब्रिज कोर्स आपको 10th से 11th स्टैंडर्ड के लिए कनेक्ट करेगा। क्या मतलब होता है इसका? 10th स्टैंडर्ड में बहुत सारे क्या हो जाते हैं, लूप होल्स होते हैं। अगर आप स्टेट बोर्ड का सिलेबस देखें तो बहुत छोटा सा सिलेबस होता है, और जैसे आप 11th स्टैंडर्ड में जाते हैं तो बिल्कुल पहाड़ जैसा सिलेबस आ जाता है। मतलब सिलेबस में आप क्या करेंगे, एक ड्रास्टिक जंप देखेंगे। ठीक, तो उसके लिए आपको प्रिपेयर कर रहे हैं कि ये आपको पढ़ना है। समझे? जैसे डॉक्टर अगर ऑपरेशन करता है तो ऑपरेशन करने से पहले पेशेंट को समझाया जाता है कि भाई ये होने वाला है, ये होने वाला है तुम्हारे साथ में, ताकि वो घबराए नहीं। बात समझ आई? तो बिल्कुल वैसे ही आपके साथ में एक ऑपरेशन होने जा रहा है 11th स्टैंडर्ड में। ठीक है ना? तो आप लोगों को पहले समझाया जा रहा है कि इसका सिलेबस बहुत बड़ा है, तो आपको उसके लिए प्रिपेयर्ड रहना है। ठीक, कितने सब्जेक्ट्स होंगे, क्या सब्जेक्ट्स होंगे, सारी चीज़ें बताता हूँ मैं। इस कोर्स में क्या क्या कवर होगा वो भी मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, उससे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ आप सभी को। इसमें से कुछ बच्चे मुझे शायद जानते हैं, कुछ नहीं जानते, तो मेरा इंट्रोडक्शन देख लो। मेरा नाम है आमिर शेख। मैं तकरीबन 12 साल से ज़्यादा से पढ़ा रहा हूँ। अभी 13 साल हो जाएगा मुझे इस साल। 13 साल का लगभग एक्सपीरियंस है मुझे। मेरी उम्र अभी सिर्फ 29 साल है और मैं बहुत छोटी उम्र से पढ़ाना स्टार्ट किया मैंने। अब ये जो कोर्स में जो आपको फैकल्टीज़ पढ़ाएंगे उसमें सबसे ज़्यादा पार्ट तो मैं ही पढ़ाऊँगा आप लोगों को। उसमें जो है मैं अपने बारे में बता रहा था कि मैं 12 साल से ज़्यादा मुझे एक्सपीरियंस है। मैं कई सारे बच्चों को कई साल से पढ़ा चुका हूँ। 1000 से ज़्यादा मैं डॉक्टर इंजीनियर प्रोड्यूस कर चुका हूँ, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों। पूरे मुमरा में मैं अकेला टीचर हूँ जो अनअकैडमी में पढ़ा चुका है, और पूरे मुमरा में मैं अकेला टीचर हूँ जो अभी महाराष्ट्र का सबसे बड़ा जो प्लेटफॉर्म है नून अकेडमी, उसमें पढ़ा रहा हूँ। मैं अकेला टीचर हूँ। मुमरा में सबसे पहले जेई का रिज़ल्ट मैंने ही दिया है। मुमरा में हाईएस्ट मार्क्स अगर फिज़िक्स में रहे हैं तो मेरी स्टूडेंट के रहे हैं, नौशीन खान। 100 में से 98 स्कोर किया उसमें। फ़िज़िक्स में इतना स्कोर कर लेना बहुत बड़ी बात है। मुमरा में पिछले साल सीईटी का टॉपर हमारे इंस्टीट्यूट से आया है। मुमरा में कई सारे इंस्टीट्यूट्स का मैं हेड रह चुका हूँ। मुमरा से बाहर भी पढ़ा चुका हूँ, कई सालों से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो कोई न्यू भी आके आपको नहीं पढ़ा रहा है। कई सालों का एक्सपीरियंस है, कई बैचेस पढ़ा चुका हूँ। ठीक, तो ये मेरा शॉर्ट इंट्रोडक्शन हो गया। इसके बाद आगे क्या, आप जब साइंस लेते हैं, जब आप 11th स्टैंडर्ड में आप एडमिशन लेंगे तो आपके सामने कितने मेन सब्जेक्ट आएंगे, किसी को पता है? बोलो। गूंगे बहरे बन के मत बैठो, इंटरैक्टिव सेशन रखो। हाँ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ्स। तो 4 टाइप के अपने पास क्या होंगे, सब्जेक्ट्स होंगे। पहले 10th में क्या होता था, इंग्लिश, हिंदी, एसएसटी, साइंस, ये सारी चीज़ें होती थी, है ना, ऐसे ही होता था। लेकिन अब आपके सामने आएगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ्स। मैथ्स एक्चुअली जो है मैथ्स या बायोलॉजी ऑप्शन में हो सकता है। ये 2 सब्जेक्ट जो है ये कंपलसरी है। मगर मतलब क्या, अगर किसी को मेडिकल करना है तो बायो ले लेता है, मैथ्स छोड़ देता है। किसी को इंजीनियरिंग करनी तो क्या करता है, मैथ्स ले लेता है, बायो छोड़ देता है। लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री सभी को पढ़ना है, ये कंपलसरी सब्जेक्ट्स ऐसे हैं। ठीक, तो इस कोर्स में आपको क्या कराएंगे? इस कोर्स में, ब्रिज कोर्स में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी कराएंगे। आप बोलेंगे मैथ्स क्यों नहीं? क्योंकि स्टेट बोर्ड का जो मैथ्स है वो ऑलमोस्ट एनसीईआरटी लेवल पे है, तो एक्स्ट्रा आपको कुछ उसमें करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जो आप एक्स्ट्रा सीखेंगे वो आप 11th में जाकर के सीखेंगे। ठीक है ना? तो आपको बेसिक क्या सीखना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के बारे में सीखना है। तो फिजिक्स पढ़ाएंगे, केमिस्ट्री पढ़ाएंगे और बायोलॉजी पढ़ाएंगे। फिजिक्स में कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ाएंगे? फिजिक्स में आपको मोशन पढ़ाएंगे, फोर्स एंड न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़ाएंगे। उसके बाद आपको पढ़ाएंगे वर्क, पावर, एनर्जी, थोड़ा बहुत इलेक्ट्रिसिटी, थोड़ा बहुत मैग्नेटिज्म, सबका एक रफ आइडिया आपको हो जाना चाहिए। केमिस्ट्री में आपको क्या पढ़ाएंगे? केमिकल इक्वेशंस के बारे में पढ़ाएंगे, मेटल, नॉन मेटल के बारे में पढ़ाएंगे। ये शायद आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। इसको हम लोग क्या करेंगे, ब्रशअप करेंगे, ताकि 11th स्टैंडर्ड में आप जहाँ भी जाएँ, जहाँ पर भी एडमिशन लें, कहीं पर भी आप कॉलेज जाएँ, तो आप बिल्कुल ऐसा नहीं हो कि ये क्या चल रहा है। दिक्कत ये हो जाती है ना कि जब मैं 11th स्टैंडर्ड में गया तो मुझे ऐसा लगता था, मेरे 10th स्टैंडर्ड में 100 में से साइंस में 85 कुछ मार्क्स आए। 100 मार्क्स का होता था और उस टाइम पे 85 मेरे मार्क्स आए। तो मुझे लगता था कि मुझे तो साइंस बहुत अच्छे से आएगा, मतलब मैं तो बादशाह रहूँगा, वहाँ क्लास में जाऊँगा ना, मेरे को सब आता रहेगा, ऐसा सोचता था मैं। ठीक है, तो मैं क्लास में एंटर करता हूँ पहली बार, कोई टॉपिक टीचर पढ़ा रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आता।
मैं सिर्फ सुनता था कि लेक्चर में ना नींद आती है, और वो 11th स्टैंडर्ड के पहले लेक्चर में एक्सपीरियंस किया मैंने कि क्या होता है लेक्चर में, एक्चुअली क्या होती है, नींद आती है। समझो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि चल क्या रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आता। तो जैसे जैसे मैं आगे बढ़ते गया तो मुझे एक चीज़ समझ में आ गई कि मेरे साथ में एक प्रॉब्लम है। वो पता है प्रॉब्लम क्या है? वो प्रॉब्लम ये थी कि मेरा बेस क्लियर नहीं था। मुझे ना बेसिक चीज़ें क्लियर नहीं थी। मोमेंटम क्या होता है, फोर्स क्या होता है, मोशन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, सब किसी के ऊपर क्लैरिटी नहीं थी मेरे को। इस वजह से मुझे चीज़ें समझ में ही नहीं आती थी। तो ये इतने सालों में जब मैं टीचिंग पे आया तो मैंने बोला कि नहीं, बच्चों को पहले एक ब्रिज कोर्स देना चाहिए जिसमें क्या हो, बच्चों का पहले फाउंडेशन बन जाए। तो जो जो चीज़ें आपको हम लोग इस कोर्स में आपको कराएंगे वो सारी की सारी चीज़ें आपको अपने दिमाग में फिट कर लेनी है। जो जो चीज़ें आपको इस कोर्स में कराई जाएगी, ठीक, क्योंकि उसकी एक एक चीज़ आपको आगे काम आने वाली है। जो इस कोर्स में मैं आपको कराऊंगा हर एक चीज़ क्या होगी, आपको काम आने वाली है। बात समझ आई? ठीक है ना। चलो भाई, तो आइए शुरू करते हैं। तो आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग फिजिक्स करेंगे। 2 दिन फिजिक्स होगा, 2 दिन केम होगा, 2 दिन बायोलॉजी होगा। फिजिक्स और केमिस्ट्री मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को ब्रिज कोर्स में, बायोलॉजी नासिर सर पढ़ाएंगे। तो आज सबसे पहला हमारा फिजिक्स का टॉपिक है। तो फिजिक्स जो है ये हम लोग स्टार्ट करेंगे। फिजिक्स क्या होता है क्या नहीं होता है वो आगे देखेंगे 11th स्टैंडर्ड में, जहाँ भी आप पढ़ेंगे। अभी आप सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं हमारा, क्या है वो, मोशन। तो सबसे पहले मोशन से शुरुआत करते हैं कि मोशन क्या है, क्या होता है मोशन। किसी को आइडिया है कुछ? मोशन मतलब मूवमेंट होती है। मोशन मतलब यही होता है, मूवमेंट। डिफाइन कैसे करोगे इसको? कोई तो डेफिनेशन होना चाहिए ना इसका। स्पीड होती है क्या मोशन? स्पीड होता है मोशन। क्या होता है मोशन? डेफिनेशन दो उसका। डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। हाँ, अगर एक ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो जाए एक जगह से दूसरी जगह तो उसको क्या बोलेंगे? मोशन बोलेंगे। उसी को मोशन बोलेंगे। डिस्टेंस नहीं बोल सकते क्या? डिस्प्लेसमेंट बोलना ज़रूरी है, डिस्टेंस नहीं बोल सकते। ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं आता, मैं बताऊंगा एक एक करके, लेकिन क्लास इंटरैक्टिव होनी चाहिए। मोनोलॉग नहीं चलना चाहिए, डायलॉग चलना चाहिए। ठीक है, चलो आ जाओ। तो मोशन क्या होता है, मोशन के बारे में हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले मोशन क्या होता है, इसको डिफाइन कैसे करेंगे। अगर हमको डिफाइन करने कोई बोले कि डेफिनेशन दो उसका, तो इसका डेफिनेशन क्या होगा? तो इसका डेफिनेशन होता है चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बोल दो, बॉडी बोल दो, एक ही बात है। विथ रिस्पेक्ट टू टाइम या सराउंडिंग। समझे क्या कह रहा हूं मैं कह रहा हूं कि चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम या फिर सराउंडिंग। टाइम के हिसाब से, टाइम के रिस्पेक्ट में, रिस्पेक्ट मतलब उसके हिसाब से, विथ रिस्पेक्ट टू मतलब उसके हिसाब से। तो टाइम के हिसाब से या फिर सराउंडिंग के हिसाब से अगर किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होती है तो हम लोग क्या बोलेंगे? वो मोशन में। अभी मैं मोशन में हूँ क्या? नहीं हूँ अभी। अब मोशन में हूँ, क्यों? क्योंकि मेरी पोजीशन चेंज हो रही है। तुम मोशन में हो क्या? नहीं हो। क्यों नहीं हो? क्योंकि तुम्हारी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। बात समझ आई? तो जिसकी पोजीशन चेंज होती है उसको क्या बोलेंगे? वो मोशन में। एक वर्ड में डिफाइन करेंगे तो मूवमेंट सही है, गलत नहीं है। स्पीड क्या है उसके ऊपर मैं आ रहा हूँ। ठीक, चलो तो यहाँ तक बात समझ आई। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होती है टाइम या सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में तो क्या बोलेंगे? वो मोशन में। यहाँ तक समझ आया? ठीक, क्लियर है। चलो ये अपने को समझ आता है कि चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम या फिर सराउंडिंग। ठीक, क्लियर है। तो अगर जिसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है तो उसको क्या बोलेंगे? स्टेशनरी बोलेंगे उसको। स्टेशनरी बोलेंगे उसको। जिसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है स्टेबल बोलेंगे उसको। स्टेबल तो इक्विलिब्रियम के लिए होता है। क्या वर्ड इस्तेमाल होता है उसके लिए? उसको बोलते हैं वो रेस्ट पर है। क्या बोलते हैं उसको? रेस्ट पर है। बात समझ आई? तो अगर किसी की पोजीशन चेंज नहीं होती है तो वो क्या हो जाता है? वो रेस्ट पर हो जाता है। सबको समझा? क्लियर हो गया? चलो तो ये अपने को समझ आता है। अब क्या, मेरे हिसाब से आप सब क्या हो? रेस्ट पर हो। आपके हिसाब से आपके बाजू वाला क्या है? रेस्ट पर है। ठीक, क्लियर है। लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनना, यहाँ पर मैं एक इंपॉर्टेंट चीज़ उसकी यूज़ कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ उसके हिसाब से। अब अगर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर अरीब को स्पेसशिप में बैठा के ऊपर भेज देता हूँ और क्या बोलता हूँ कि क्या करो, जाकर के क्या करो, अर्थ का चक्कर लगाओ। क्या करो? जैसे सैटेलाइट होता है उसका क्या करो? अर्थ का चक्कर लगाओ। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अब
ये जो है, या फिर मून पे भेज दो, मून पे खड़े होकर के देखेगा तो अरीब जब अर्थ पे देखेगा, बहुत बड़े बड़े टेलीस्कोप है उसके पास, ठीक है ना, तो अर्थ पे जब मून पे खड़े होकर अर्थ को देखेगा तो अर्थ तो ऐसे रोटेट कर रहा है। तो अब अरीब के हिसाब से तुम सब मोशन में हो या रेस्ट पर हो? मोशन में हो, क्योंकि तुम सब तो मूव कर रहे हो, समझे? मतलब ये हुआ कि मोशन और रेस्ट रिलेटिव टर्म्स है। रिलेटिव मतलब रिश्तेदार नहीं होता है, रिलेटिव मतलब होता है रिलेटिव मतलब उसके हिसाब से, विथ रिस्पेक्ट टू रिलेटिव का मतलब यही होता है। तो रिलेटिव मतलब फिजिक्स में रिलेटिव का मतलब रिश्तेदार नहीं है, रिलेटिव का मतलब क्या है? विथ रिस्पेक्ट। ठीक है, क्लियर हो गया? तो मोशन और रेस्ट तो रिलेटिव टर्म्स है, मतलब जब तक आप ये नहीं बताओगे इसके हिसाब से है तब तक मोशन डिफाइंड नहीं है। एग्जाम्पल और एक देता हूँ मैं, मून तक जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई क्या कर रहा है, बस में हमारे दो बच्चे बैठे हैं, एक बच्चा ग्राउंड पे खड़ा है, तो उन दोनों के हिसाब से वो एक दूसरे के हिसाब से क्या है? वो तो रेस्ट पर है, लेकिन ग्राउंड वाले के हिसाब से बस मूव कर रही है तो मोशन में है। तो वही ऑब्जेक्ट्स, वही बॉडी क्या है? किसी के हिसाब से रेस्ट पर और किसी के हिसाब से मोशन में, यानी एब्सोल्यूट रेस्ट और मोशन कुछ होता ही नहीं है। हमको जब भी बोलना पड़ेगा कि ये रेस्ट पर है तो इसके हिसाब से रेस्ट पर है ये बताना पड़ेगा। अगर बोलना पड़ेगा ये मोशन में है तो इसके हिसाब से मोशन में ये बताना पड़ेगा। अब समझा? ठीक है ना, क्लियर हो गया? जैसे आप ट्रेन में बैठते हो तो ट्रेन जब में आप बैठोगे तो सब पेड़ पीछे जाते हैं। ट्रेन में बैठे हो ना कभी? हाँ, ट्रेन में बैठे हो, ठीक है। तो ट्रेन में बैठोगे तो झाड़ और जो पोल्स होते हैं वो सब कहाँ जाते हैं? पीछे जाते हैं। एक्चुअली पीछे जाते हैं क्या? नहीं, हम आगे जा रहे हैं। हम बोलते भी तो ऐसा है, मुमरा आ रहा है, अरे स्टेशन थोड़ी आ रहा है। तुम समझ रहे मेरी बात? हम बोलते हैं ना ट्रेन में बैठ कर क्या बोलते हैं? अरे मुमरा आ रहा है, मुमरा थोड़ी आ रहा है, हम जा रहे हैं स्टेशन पे। बात समझ आई? ठीक है ना? तो बेसिकली हमारे हिसाब से स्टेशन मूविंग है, हमारे हिसाब से स्टेशन चल के आ रहा है क्योंकि हमने अपने आप को रेस्ट पर माना है। बात समझ आई? लेकिन एक्चुअली ग्राउंड के हिसाब से हम स्टेशन की तरफ जा रहे हैं। तो रेस्ट और मोशन क्या है? रिलेटिव टर्म्स हैं। रिलेटिव टर्म्स का मतलब क्या होता है? विथ रिस्पेक्ट टू समथिंग। आपको बताना पड़ेगा किसके हिसाब से बात कर रहे हैं आप। बात समझ आई? क्लियर हो गया? चलो भाई, तो यहाँ भी एक इंपॉर्टेंट चीज समझ में आ गई कि रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। ठीक है, तो रेस्ट और मोशन क्या है? रिलेटिव टर्म्स है। ये दोनों के दोनों क्या होते हैं? रिलेटिव टर्म्स होते हैं। यहाँ तक अपने को बात समझ आई? तो मोशन क्या चीज़ है? चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। और रेस्ट और मोशन क्या होता है? रिलेटिव टर्म्स होता है। जो मोशन में नहीं है वो रेस्ट पर है। बात समझ आई? क्लियर हो गया? नोट डाउन करो। चलिए, तो अपने को दो यहाँ पर टर्म समझ में आ गए। एक टर्म क्या है अपना? मोशन। दूसरा अपना क्या है? रेस्ट। अब मैं आपको दो और नए टर्म्स बताता हूँ जो आपने पहले भी सीखा होगा, लेकिन मैं आपको अपने अंदाज में समझाता हूँ उसको। ठीक है, चलो भाई। तो मोशन समझ आ गया, रेस्ट समझ आ गया। इसके बाद जो है दो और टर्म्स है जिसको कहते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो आइए इसको समझते हैं। डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? ठीक है, चलिए। तो डिस्टेंस एंड दूसरा है हमारा डिस्प्लेसमेंट। किसी को फ़र्क पता है दोनों में? पता होना चाहिए आप लोगों को, बोलो। डिस्टेंस जो हम ट्रैवल करते हैं वो डिस्टेंस होता है। डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स। हाँ, डिस्टेंस जो होता है वो होता है एक्चुअल पार्ट ट्रैवल्ड। डिस्टेंस क्या होता है? एक्चुअल पार्ट ट्रैवल, आपने एक्चुअली कितना ट्रैवल किया। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या इनिशियल से फाइनल तक की स्ट्रेट लाइन। मैं आपको समझाता हूँ ये क्या मतलब है इसका, उसको समझो। जैसे मेरी बात ध्यान से सुनना, आपके पास अगर एक मक्खी है, क्या है? एक मक्खी है। अब वो मक्खी जो है वो कैसे चलेगी? उसका कोई फिक्स पाथ थोड़ी होगा, वो इस तरीके से चलेगी, यहाँ तक पहुँच गई फॉर एग्जांपल। तो ये इनिशियल पॉइंट है और ये क्या है? फाइनल पॉइंट है। तो मक्खी ने जो एक्चुअली ट्रैवल किया, एक्चुअली कैसे ट्रैवल किया? आप क्या कर सकते हो? एक एक सेंटीमीटर का मार्क करो कहाँ पर? आपके राउंडर में, और एक एक सेंटीमीटर का कट लगाते रहो। समझे? जितने कट लगेंगे उतने सेंटीमीटर वो चला है। तो उसने एक्चुअली जितना चली मक्खी वो क्या है? डिस्टेंस है। और इनिशियल से फाइनल तक जितना मक्खी चलेगी, यहाँ से यहाँ तक एक स्ट्रेट लाइन बनाओ, इसकी जो लेंथ होगी ना वो क्या होगा? तो इसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। बात समझ आई? पार्टिकल कैसा भी चला अपने को लेना देना नहीं है। अपने को डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या करना है? इनिशियल पॉइंट देखना है, फाइनल पॉइंट देखना है, दोनों को जोड़ देना है। उसकी जो स्ट्रेट लाइन की लेंथ होगी उसको क्या बोलेंगे? उसको डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। इतना आसान है। पूरी ज़िंदगी में इंसान का डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? पूरी ज़िंदगी में इंसान का डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? ज़ीरो होता है। जहाँ पैदा होता है वहीं मर जाता है वो। फिर हाँ, न्यू बॉर्न बेबी से ओल्ड हो जाना, ये है डिस्प्लेसमेंट। पूछ रहा हूँ मैं, टाइम नहीं पूछ रहा हूँ। टाइम पैदा हुआ है और
कब्रिस्तान मतलब जहाँ पे एग्जैक्टली, वेरी गुड वेरी गुड। कहाँ, जहाँ उसका बर्थ प्लेस है, फॉर एग्जाम्पल हॉस्पिटल में पैदा हो गया, ठीक है ना, और जो जहाँ पर वो दफन होगा, समझे, जहाँ पर वो क्या होगा, दफन होगा, तो जो उसका हॉस्पिटल है वो जहाँ उसका कब्रिस्तान है, तो हॉस्पिटल से कब्रिस्तान तक ये उसका डिस्प्लेसमेंट है। पूरी दुनिया में कहीं भी घुमा हो, समझे, ठीक है। चलो भाई, तो ये उसका क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। चलो भाई, तो डिस्टेंस क्या है, अगर आप शॉर्ट में इसको याद रखेंगे तो क्या होता है, ये एक्चुअल पाथ ट्रैवल्ड, ठीक है। तो एक्चुअली जो पाथ ट्रैवल करता है वो क्या होता है, डिस्टेंस होता है, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, लेंथ ऑफ स्ट्रेट लाइन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी बोल सकते हो, लेंथ ऑफ स्ट्रेट लाइन बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, ठीक है ना, लेंथ ऑफ स्ट्रेट लाइन बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। कभी कभी होता है ना, रास्ता ऐसे बहुत घूम करके होता है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, अरे ये सीधा सीधा होता तो कितना अच्छा होता, तो हम लोग सीधा सीधा क्यों बोलते हैं, क्योंकि हम डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हो, हम लोग शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखना चाहते हैं, समझे। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, समझे, क्योंकि स्ट्रेट लाइन जो होता है वो क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। लाइट कैसे ट्रैवल करती है, ये पढ़ा होगा, लाइट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, यही पढ़ा होगा, लाइट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, गलत है, लाइट वेव में ट्रैवल करती है। लाइट एक्चुअली इसको बोलते हैं फॉर्मेट्स प्रिंसिपल। फॉर्मेट्स प्रिंसिपल ये कहता है कि लाइट वो पाथ लेती है जिसमें उसको सबसे कम टाइम लगे, समझे, लाइट वो पाथ लेती है जिसमें उसको सबसे कम टाइम लगे, समझे। तो जनरली सबसे कम टाइम कौन से पाथ में होता है, स्ट्रेट लाइन में। इस वजह से हम लोग बोलते हैं लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। ये स्टेटमेंट पूरी तरीके से ट्रू नहीं है, लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन ये न्यूटन ने कहा था, क्योंकि आप न्यूटन की बात पढ़ते हैं। जब आप 12th में आएंगे तो आपको दूसरे साइंटिस्ट के भी थॉट्स बताए जाएंगे, जैसे हाइजीन, तो हाइजीन के थॉट्स कुछ और थे, हाइजीन कुछ और बोलता था, हाइजीन बोलता था कि लाइट तो एक वेव है। अब वेव क्या है वो आप 11th में सीखोगे आगे, तो अभी तो मैं बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ, ये पॉइंट आ गया तो बता दिया मैंने। तो डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। मैं एक एग्जांपल कराता हूँ, पहले इसको आप लोग कॉपी करो जल्दी से, एग्जांपल कराता हूँ मैं। आइए एक छोटा सा प्रॉब्लम करते हैं, एक दो प्रॉब्लम कराता हूँ फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एक यहाँ पर पॉइंट ए है और यहाँ पर दूसरा पॉइंट क्या है, बी है, ठीक। यहाँ पर जो है हमारी हुमा जो है यहाँ से चलती है और यहाँ पर पहुँच जाती है, ठीक है। ये जो है सी पॉइंट है और ये मिड पॉइंट है दोनों का, तो ये अगर 4 मीटर का है टोटल, तो ये कितना होगा 2 मीटर, और ये भी कितना होगा 2 मीटर, ये समझता है, ठीक है ना। अब क्या, अब होता क्या है, हुमा जो है वो ए से बी तक जाती है, तो अब बताओ इसका डिस्टेंस क्या है और इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, बोलो। डिस्टेंस के ए से बी तक गई हो तो बोलो डिस्टेंस कितना है। हाँ, डिस्टेंस क्या होता है, एक्चुअल पार्ट ट्रेवल, एक्चुअली कितना चला, पूरा 4 मीटर, तो डिस्टेंस क्या है 4 मीटर्स। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होता क्या है, डिस्प्लेसमेंट होता क्या है, इनिशियल से फाइनल तक की स्ट्रेट लाइन है ना। तो ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है, इनके बीच में स्ट्रेट लाइन की जो लेंथ बनेगी वही क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट भी होगा 4 मीटर, ठीक, क्लियर है। अब क्या होता है, हुमा ए से बी तक गई, फिर बी से सी पे आ जाती है, तो ए से बी तक जाती है, फिर बी से सी पे आ जाती है। अब बताओ डिस्टेंस क्या है और डिस्प्लेसमेंट क्या है, जल्दी से बताओ। डिस्टेंस कितना है, कैसे 6 मीटर, डिस्टेंस क्या होता है, एक्चुअल पार्ट ट्रेवल, यहाँ से यहाँ तक का 4, फिर रिटर्न आने का 2, तो टोटल मिला के 6, तो कितना हो जाएगा 6 मीटर। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, हाँ, तो इनिशियल से फाइनल तक की स्ट्रेट लाइन ये होगा, तो यहाँ से यहाँ तक कितना है 2 मीटर, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया 2 मीटर, समझा, क्लियर है। चलो भाई, अब हुमा ए से जाती है बी पे और बी से फिर ए पे आ जाती है, ए से बी पे जाती है, बी से फिर ए पे आ जाती है। अब बताओ डिस्टेंस कितना है और डिस्प्लेसमेंट कितना है, बोलो। डिस्टेंस कितना है, जाने का 4 आने का 4, 8 मीटर। डिस्प्लेसमेंट क्यों 0, क्योंकि यही इनिशियल पॉइंट है, यही फाइनल पॉइंट है, स्ट्रेट लाइन बनेगी ही नहीं, इस वजह से क्या होगा 0 मीटर, समझा, क्लियर हो गया, एकदम आसान। तो ये पहला प्रॉब्लम हो गया। दूसरा प्रॉब्लम सर्कल वाला करते हैं, पहले इसको कॉपी करो जल्दी से। आप लोगों को बुक दी गई है ना, PDF मिला होगा आप सबको, उसकी रीडिंग स्टार्ट करनी है, वो बताऊंगा कैसे क्या करना है। बुक रीड करने की हैबिट डेवलप करो, ठीक है। 10th स्टैंडर्ड में बच्चा सर्कल सुन के ही गोल हो जाता है, मतलब पता नहीं है क्या चैप्टर है, ठीक है, जबकि वो बहुत इजी चैप्टर है, टफ नहीं है,
तुम लोगों को लगता होगा अलजेब्रा इजी है, यही लगता होगा, है ना, जबकि अलजेब्रा टफ होता है, उसमें कैलकुलेशंस भी होते हैं, ज्योमेट्री इजी होता है, लेकिन वो अपने अपने ऊपर है, रिलेटिव बात है ना। कौन सी बात है? रिलेटिव बात। तो अपने पास क्या है? अपने पास एक सर्कुलर पाथ है, ठीक। अभी जो सर्कुलर पाथ है, इस सर्कल के शेप से आप मेरा एक्सपीरियंस निकाल सकते हैं, है ना। परफेक्ट बना है ना, तो कई सालों से बना रहा हूँ मैं, ठीक है। चलो, तो ये अपने पास क्या है, यहाँ पर अपना एक पार्टिकल है जो ये पॉइंट से चलता है, नाम दे देता हूँ मैं A, B, C और D, ठीक है। चलो, तो अब ये इस सेंस में घूम रहा है, ये सेंस को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज सेंस। क्या बोलते हैं इसको? एंटी क्लॉकवाइज। क्यों? घड़ी से उल्टा जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज सेंस, ठीक है। चलो, पार्टिकल जो है A से चलता है और B पे चले जाता है। क्या करता है? पार्टिकल A से चलता है और कहाँ जाता है? B पर। तो पार्टिकल A से चलता है और कहाँ चले जाता है? B पर चले जाता है। तो पार्टिकल A से B पर जाता है, तो आपको निकालना है कि उसका डिस्टेंस कितना है और उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है। बोलो भाई, रेडियस उसका R होगा कुछ, बोलो डिस्टेंस कितना है, डिस्प्लेसमेंट कितना है। डिस्टेंस क्या होता है? एक्चुअल पार्ट ट्रैवल्ड। ये पूरा ट्रैवल करता तो कितना ट्रैवल करता? एंगल नहीं बेटा, 2 पाई आर ट्रैवल करता। क्या ट्रैवल करता? अच्छा, सर्कमफेरेंस समझता है, मतलब क्या है, क्या होता है सर्कमफेरेंस? 2 पाई आर मत बोल देना अभी मेरे को, सर्कमफेरेंस बोले 2 पाई आर, मैं पूछ रहा हूँ मतलब क्या है सर्कमफेरेंस का, बोलो। पूरा एरिया, पूरे एरिया। वेरी गुड, लेंथ ऑफ द सर्कल। मतलब क्या? एरिया नहीं भाई, ये इसको तोड़ो, है ना, इसको तोड़ो, इसको तोड़ के सीधा कर दो, तो उसकी जो लेंथ बनेगी ना, उस लेंथ को सर्कमफेरेंस बोलते हैं। अब समझा? अगर मैं आपको बोलता हूँ कि रेक्टेंगल का सर्कमफेरेंस निकालो, कैसे निकालोगे? सर्कल को, रेक्टेंगल को तोड़ोगे और ऐसे बिछा दोगे, तो उसकी जो लेंथ बनेगी वो क्या बनेगी? सर्कमफेरेंस। उसको सर्कमफेरेंस कहते हैं। बात समझ आई? तो सर्कमफेरेंस का मतलब लेंथ होता है, इतना आसान है, ठीक है। तो सर्कल की टोटल लेंथ कितनी होती है? 2 पाई आर। अब समझे? जो बचपन से रटे हुए थे आज शायद समझ आया, है ना, कि सर्कल की लेंथ कितनी होती है? 2 पाई आर। तो यहाँ से अगर यहाँ तक चलते टोटल, तो कितना चलते? 2 पाई आर। लेकिन आप पूरा सर्कल नहीं चले हो, आप क्वार्टर सर्कल चले हो, है ना। इसको बोलते हैं क्वार्टर सर्कल। इसको क्या बोलते हैं? इसको सेमी सर्कल बोलेंगे, इसको 3/4 सर्कल बोलेंगे, और ये फुल सर्कल, ठीक है ना, कंप्लीट सर्कल। तो आप क्वार्टर सर्कल चले हो, A से B तक चले हो, तो आप कितना चले हो? 2 पाई आर का 1/4 चले हो, 4th पार्ट चले हो। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? तो 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट। तो बेसिकली आप कितना चले हो? आप चले हो 2 पाई आर का 4th पार्ट। तो 2 1 जा, 2 2 जा, तो कितना होगा? हो जाएगा पाई आर बाई 2 के डिस्टेंस है। अब डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा बताओ जरा। ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, तो ये इनिशियल पॉइंट था, ये क्या है? फाइनल पॉइंट। तो क्या करना पड़ेगा? इनिशियल से फाइनल तक की स्ट्रेट लाइन, तो ये वाली लेंथ निकालनी पड़ेगी। ये रेडियस R है, तो ये भी रेडियस R ही होगा, तो ये तो पाइथागोरस लग सकता है यहाँ पर। पाइथागोरस क्या होगा बताओ? पाइथागोरस क्या होता है? हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू वन साइड स्क्वायर प्लस अदर साइड स्क्वायर। तो ये आपका हाइपोटेनस x बोल दो इसको, तो बताओ क्या होगा? x स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा? r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, तो कितना होगा? 2r स्क्वायर। तो देयरफॉर x का वैल्यू कितना होगा? √2r। अब इसको रट लेना। एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें 2 साइड्स इक्वल है, तो तीसरी साइड जो हाइपोटेनस होगी हमारी, वो क्या होगी? √2r, मतलब जो भी साइड होगी। अगर a होगा तो √2a, b होगा तो √2b। समझ आया क्या बोल रहा हूँ मैं? तो इसको याद कर लेना, आगे डायरेक्ट काम आएगा। अब पार्टिकल A से C पर जाता है, डिस्टेंस बताओ और डिस्प्लेसमेंट बताओ। चलो जल्दी से। पार्टिकल A से C पर पहुंच गया, 2 पाई आर अपॉन 2। हाँ, 2 पाई आर का, पूरे 2 पाई आर का कितना चला है? वो आधा चला है। पूरे 2 पाई आर का कितना चला है? आधा चला है। तो क्या लिखूंगा मैं? 2 पाई आर बाई 2, 2 और 2 कैंसिल, क्या बचेगा? पाई आर उसका डिस्टेंस है। डिस्प्लेसमेंट बताओ। इनिशियल से फाइनल तक की स्ट्रेट लाइन, तो r प्लस r कितना हो जाएगा? 2r, तो ये हो जाएगा 2r। समझा? क्लियर है? कितना आसान है, ठीक है। चलो भाई, अब पार्टिकल A से D पे पहुंच जाता है। पार्टिकल A से कहाँ पहुंच जाता है? D पे। बताओ क्या होगा? 2 पाई आर बाय 3। क्यों 3? क्योंकि 3 क्वार्टर्स चला है वो। बात समझ आ रही क्या बोल रहा हूँ मैं? ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा? 2 पाई आर बाय 3, और उसके बाद क्या बोलूंगा? बोलो आगे। डिस्प्लेसमेंट। हाँ, ये डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? बोलो जल्दी से। डिस्प्लेसमेंट होगा इसका, बोलो। ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है,
अब बताओ, फिर से I would- फिर से वही आएगा, क्यों वही, तो ये भी आ रहा है वो भी आ रहा है, तो ये कितना हो जाएगा √2r, तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा √2r। अब समझा, पार्टिकल ए से वापस से ए पे आ गया, 2 pi r distance. डिस्टेंस कितना होगा 2πr, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 0, क्यों 0, वही इनिशियल पॉइंट वही फाइनल पॉइंट। IIT JEE 1980 में सवाल आया था, 80-84 के आसपास में, समझे, तो IIT JEE का क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। तो बहुत सिंपल है, वैसे तो अभी 9th में ही कराते हैं सब सवाल, तो सिंपल है, समझ आया, ठीक है। तो ये डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पे टफ क्वेश्चन माना जा सकता है तुम्हारे लेवल में, ठीक है ना। चलो भाई, वैसे है बहुत लल्लू सवाल, ठीक है, चलो कॉपी कर लो उसको, फिर और कराता हूँ आगे। चलिए, तो स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस होता है, किसी को आइडिया है? मैं आपको स्पीड के बारे में बताऊंगा, तो स्पीड और वेलोसिटी का डिफरेंस पता है किसी को? स्पीड किसको बोलते हैं, वेलोसिटी किसको बोलते हैं, या दोनों सेम होता है? सेम है तो फिर अलग अलग नाम क्यों हैं? बोलो भाई, स्पीड क्या है, वेलोसिटी क्या है, क्या फ़र्क होता है दोनों में? नहीं आइडिया, ठीक है, आ जाओ स्पीड के बारे में समझते हैं। स्पीड होता क्या है, तो अभी मैं आपको पहले तो डेफिनेशन समझाता हूँ, फिर दोनों का फ़र्क समझाऊंगा। स्पीड होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। क्या मतलब, ये वर्ड बार बार आपको मिलेगा अभी, रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज का मतलब होता है बदलने की रफ्तार। क्या मतलब होता है, बदलने की रफ्तार, रट लेना इसको भी, ठीक है। तो रेट ऑफ चेंज का मतलब क्या होता है, रेट ऑफ चेंज का मतलब होता है बदलने की रफ्तार, ठीक है ना। तो बदलने की रफ्तार ये होता है आपका रेट ऑफ चेंज, ठीक है। तो स्पीड क्या चीज़ होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, मतलब क्या, डिस्टेंस के बदलने की रफ्तार क्या है टाइम के हिसाब से। क्या मतलब होता है सर इसका, जैसे हमारे अरीब की स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड, इसका मतलब बताओ, स्पीड ऑफ अरीब इज 10 मीटर पर सेकेंड, क्या मतलब, 1 सेकेंड में 10 मीटर चल रहा है। अब समझे, यही मतलब है इसका, बात समझ आती क्या बोल रहा हूँ मैं? तो इसका मतलब होता है कि अरीब क्या कर रहा है, 1 सेकेंड में 10 मीटर चल रहा है। अगर मैं बोलता हूँ कि मेरी स्पीड है 15 मीटर पर सेकेंड, इसका मतलब क्या हुआ, मैं 1 सेकेंड में 15 मीटर चल रहा हूँ। बात समझ आई? अगर हमारे बाइक की स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर, क्या मतलब 1 घंटे में 40 किलोमीटर चल सकता है, इतनी रफ्तार से चल रहा हूँ। आप समझ आ रही बात, क्लियर हो रहा है, ठीक है ना। तो बेसिकली स्पीड क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये आपको बताता है कि डिस्टेंस के बदलने की रफ्तार क्या है टाइम के हिसाब से। यानी यही तो बता रहा हूँ मैं कि 1 सेकेंड में कितना चल रहा है, ये उसकी स्पीड डिफाइन कर देता है। कोई चीज़ कितनी फास्ट है कितनी स्लो है कैसे पता लगता है, उसकी स्पीड से पता लगता है। बात समझ आई, क्लियर है? चलो यहाँ तक अपने को समझ आता है। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, आगे है वेलोसिटी। आगे क्या है, वेलोसिटी। अब ये वेलोसिटी जो है ये क्या है, मैं बोलता हूँ कि मेरी ट्रेन की स्पीड है फॉर एग्जांपल 40 किलोमीटर पर आवर, तो ये मेरी स्पीड है, ये मेरी ट्रेन की स्पीड है, ट्रेन में बैठा हूँ मेरी भी स्पीड है, ठीक। मैं बोलता हूँ मेरी ट्रेन की स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर टूवर्ड्स CST। इसमें क्या डिफरेंस, क्या है दोनों में? पहले मैं क्या बोल रहा हूँ, स्पीड कितनी है 40 किलोमीटर पर आवर, बाद में क्या बोल रहा हूँ मैं 40 किलोमीटर पर आवर टूवर्ड्स CST। दोनों में फ़र्क क्या है, डायरेक्शन का। एक में मैं डायरेक्शन नहीं बता रहा हूँ, एक में मैं डायरेक्शन बता रहा हूँ CST की तरफ। बात समझ आती, ठीक है ना। जिसमें मैं सिर्फ बोल रहा हूँ 40 किलोमीटर पर आवर वो स्पीड है, जिसमें स्पीड के साथ में 40 किलोमीटर पर आवर के साथ में मैं बोल रहा हूँ टूवर्ड्स CST, डायरेक्शन भी बता दिया मैंने। तो जिसमें मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों आ गए वो हो गई वेलोसिटी। अब डिफरेंस क्लियर हो रहा है? तो जिसमें डायरेक्शन लग जाएगा वो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगी, समझे। और सिर्फ मैग्नीट्यूड बोल दोगे तो क्या हो जाएगा, स्पीड हो जाएगी। अब समझा क्या बोल रहा हूँ मैं, क्लियर है? तो सिर्फ मैग्नीट्यूड बोलेंगे तो क्या होगा, स्पीड होगी, और डायरेक्शन बोलेंगे, डायरेक्शन के साथ बोलेंगे तो क्या होगा, वेलोसिटी। इसका डेफिनेशन याद करो, इसका डेफिनेशन है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। स्पीड क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, क्योंकि डिस्टेंस क्या है, स्केलर है, ये पता होगा। स्केलर वेक्टर के बारे में कुछ पता है, क्या होता है स्केलर? जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड का मतलब, मैग्नीट्यूड का मतलब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। मैग्नीट्यूड का मतलब नंबर। जैसे मैं बोल रहा हूँ 40 किलोमीटर पर आवर, उसमें 40 जो है वो मैग्नीट्यूड है, न्यूमेरिकल वैल्यू।
मैग्नीट्यूड का मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू, उसको कहते हैं मैग्नीट्यूड, ठीक है ना, क्लियर हो गया। चलो भाई, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, इसी वजह से वेलोसिटी भी क्या होगी, वेक्टर। डिस्टेंस स्केलर है, इस वजह से स्पीड भी क्या होगा, स्केलर। आपको इसके ऊपर पूरा चैप्टर पढ़ना है 11th में, अभी सिर्फ बेसिक आइडिया आपको पता होना चाहिए। एक्चुअली सब क्वांटिटीज होती है टेंसर, रैंक 0 का टेंसर इज अ स्केलर एंड रैंक 1 का टेंसर इज अ वेक्टर। आपको उतना नहीं पढ़ना है, आपको बस बेसिक लेवल पे स्केलर वेक्टर सीखना है, ठीक है। चलो भाई, तो ये हो जाएगा। तो ये आपको स्पीड समझ गया, वेलोसिटी समझ गया, डिफरेंस क्लियर हुआ। क्या डिफरेंस है दोनों में? स्पीड में सिर्फ मैग्नीट्यूड बोलेंगे, यूनिट तो लगेगा ही साथ साथ में, 40 बोल रहे हैं साथ साथ यूनिट लगा दिया, लेकिन 40 मैग्नीट्यूड बोला, ठीक है। तो स्पीड में सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा और वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड के साथ साथ में डायरेक्शन भी होगा। समझ आई बात, क्लियर हो गया। चलो, तो यहाँ तक अपने को समझ में आ गया। कॉपी करो जल्दी से, और चीज़ें बताता हूँ उसमें। चलो, स्पीड का फॉर्मूला लिख लो बच्चों। स्पीड का फॉर्मूला इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेलोसिटी का फॉर्मूला इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो ये होती है वेलोसिटी। तो स्पीड का फॉर्मूला इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, दोनों का यूनिट मीटर पर सेकेंड होता है। तो अभी आगे जाके तो आप सीखोगे वो, ठीक है। तो इतनी बेसिक चीज़ें आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए। तो क्या क्या पढ़ा अब तक? 6 चीज़ें पढ़ ली। क्या? मोशन क्या है, रेस्ट क्या है, डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, स्पीड क्या है, वेलोसिटी क्या है। एक और चीज़ बच गई है, वो है एक्सेलरेशन। पहले इनको रिवाइज करेंगे, फिर एक्सेलरेशन पे जाएंगे, ठीक। मोशन क्या है? चेंज इन पोजीशन। गूंगे बन के नहीं बैठना है क्लास में, ठीक है। मुझे आंसर चाहिए, बहुत तगड़ा पढ़ाता हूँ मैं, तो वैसे ही तगड़ा आंसर चाहिए मेरे को, ठीक है। बोलो, मोशन क्या होता है? चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, ठीक है ना। अगर सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में या टाइम के रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो रही है तो क्या बोलेंगे? वो मोशन में है, ठीक, क्लियर है। अब जो है हमने देखा कि जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज नहीं होती है उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे रेस्ट पर। टर्म्स पता होने चाहिए आपको, ठीक है, उसको बोलेंगे रेस्ट पर है, ठीक है। मोशन और रेस्ट कैसे टर्म्स है? रिलेटिव टर्म्स है। मतलब क्या? किसी के हिसाब से बात होगी तभी होगा, विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर बताना पड़ेगा ऑब्जर्वर कौन है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर ऑब्जर्वर डिफाइंड नहीं है, अगर ऑब्जर्वर डिफाइंड नहीं है, मतलब आपको बोल दिया गया द कार इज मूविंग विद दिस स्पीड या दिस वेलोसिटी, ये बोल दिया गया, ऑब्जर्वर डिफाइंड नहीं है, तो ऑब्जर्वर हम लोग ग्राउंड को मान लेंगे कि हमारा ऑब्जर्वर कौन है? ग्राउंड है, ग्राउंड के हिसाब से बात हो रही। अगर ऑब्जर्वर को स्पेसिफाई नहीं किया गया तो ग्राउंड को ऑब्जर्वर मान लेंगे। समझ आया, क्लियर हो गया। जैसे अगर हम लोग बोलते हैं ना x के पावर में कुछ नहीं तो क्या है? हाँ, x के पावर में कुछ नहीं तो क्या है? 1 है, तो टू बी अंडरस्टूड है, बिल्कुल वैसे, ठीक है ना। तो चलो भाई, तो ये समझ आती है बात। आइए फिर आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? डिस्टेंस क्या है? एक्चुअल पाथ ट्रैवल। डिस्प्लेसमेंट क्या है? लेंथ ऑफ स्ट्रेट लाइन बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, वो है डिस्प्लेसमेंट। समझे, क्लियर हो गया। वापस से, डिस्टेंस क्या है? एक्चुअल पाथ ट्रैवल। डिस्प्लेसमेंट क्या है? लेंथ ऑफ स्ट्रेट लाइन बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, ठीक, क्लियर है, बहुत अच्छे। स्पीड क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, डिस्टेंस के बदलने की रफ्तार क्या है? वेलोसिटी क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी के बदलने की रफ्तार क्या है? समझे क्या बोल रहा हूं मैं? डिस्प्लेसमेंट के बदलने की रफ्तार क्या है, ठीक है ना। स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी का फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। बहुत अच्छे, जबरदस्त। चलो, ये भी हो गया। आगे जा करके जब आप 11th स्टैंडर्ड में आगे इसको पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि 2 टाइप की स्पीड होगी, एक होगी एवरेज स्पीड, एक होगी इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है ना। ऐसा है, वो आगे जाके आपको पढ़ना है। अभी जितना काम का वो बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? अच्छा, जो हमारा गाड़ी में जो स्पीड मेजर करता है उसको क्या बोलते हैं? स्पीडोमीटर। और जो डिस्टेंस मेजर करता है, डिस्टेंस भी तो मेजर करता है, वैसे चेंज होता है, ताले के लॉक के जैसा, है ना, ठीक है। तो वो भी तो होता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ओडोमीटर। क्या बोलते हैं उसको? ओडोमीटर कहते हैं उसको, ठीक है, क्लियर हो गया। तो स्पीड चेंज, जो स्पीड मेजर करता है वो स्पीडोमीटर, और जो वो मेजर करता है आपका डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? ओडोमीटर। अब तो सब ऐसा डिजिटल आ गया है, डिजिटल देखते हो आप सब, है ना। आप जो गाड़ी या कोई बाइक भी ले लोगे तो उसमें क्या आता है? डिजिटल, ठीक है ना, क्लियर हो गया। तो डिजिटल आ गया अब सब कुछ, जो एनालॉग सिस्टम था वो नहीं है, ठीक। चलो आ जाओ, मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा क्या है? मुद्दा है एक्सेलरेशन। मुद्दा क्या हमारा? एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन ये हमारा अभी है। तो बेसिकली ये क्या है, आइए इसको समझते हैं। एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अच्छा, स्पीड क्या था?
डिस्टेंस के बदल हिंदी में बात करते हैं पहले, हाँ ठीक है। हिंदी मतलब हम जो मुंबई में रहते हैं ना, हमको ना हिंदी आती, ना हमको उर्दू आती, ना हमको पूरी इंग्लिश आती, ठीक है। हम कौन सी भाषा बोलते हैं? हम बोलते हैं बम्बैया भाषा, ठीक है। कौन सी बोलते हैं? बम्बैया भाषा। हम मुंबई की लैंग्वेज बोलते हैं, सबका मिक्सचर है इसके अंदर, ठीक है। क्लियर हो गया? तो हम हमारी लैंग्वेज में बात करते हैं, ठीक है। तो स्पीड क्या है? डिस्टेंस के बदलने की रफ्तार, और वेलोसिटी क्या है? डिस्प्लेसमेंट के बदलने की रफ्तार, ठीक है ना। क्लियर हो गया? मतलब स्पीड बताता है कि डिस्टेंस कौन सी रफ्तार से चेंज हो रहा है, वेलोसिटी बताता है कि डिस्प्लेसमेंट कौन सी रफ्तार से चेंज हो रहा है, एक्सेलरेशन बताता है कि वेलोसिटी कौन सी रफ्तार से चेंज हो रही है। बात समझ आ रही क्या बोल रहा हूँ मैं? तो बेसिकली होता है एक्सेलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के हिसाब से, टाइम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी किस रफ्तार से बदल रही है, ये आपका क्या होता है? एक्सेलरेशन। आपने आपके जी का वैल्यू पढ़ा होगा ना, स्मॉल जी का वैल्यू क्या होता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो आपने उसमें पढ़ा नहीं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है ना। तो उसको आप लोग लिखते हो 10.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मैं इसको अप्रॉक्सीमेटली 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लेता हूँ अप्रॉक्सीमेटली, ठीक। इसका मतलब समझाने के, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, मेरी बात ध्यान से सुनना, ठीक है। नीचे एक बच्चे को हम लोग खड़ा कर देते हैं, यहाँ से क्या करते हैं, एक छोटा सा पत्थर क्या कर देते हैं, ड्रॉप कर देते हैं। तो उसके सर पे लगेगा तो क्या होगा? धीरे से लगेगा, जोर से लगेगा? बहुत जोर से लगेगा। अब वो बहुत जोर से क्यों लगेगा वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, हमने तो 0 स्पीड से फेंका था, हमने तो बस ड्रॉप कर दिया था ना, तो हमारी फेंकने वाली स्पीड तो 0 है। ऐसा फेंका क्या? नहीं, ऐसे ड्रॉप कर दिया हमने। अब समझो, हम ये जो पढ़ते हैं ना, इसका मतलब क्या होता है कि अगर आप, ये आपका अर्थ है, आप किसी भी ऑब्जेक्ट को इसके ऊपर से ऐसे ड्रॉप करोगे ना, इनिशियल स्पीड अगर उसकी 0 होगी, तो ये जब नीचे गिरेगा ना, तो इसका एक्सेलरेशन कितना होगा? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब ये है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का मतलब होता है 10 मीटर पर सेकेंड। क्या मतलब? मतलब ये कि आपने इसको फेंका ऐसे, मतलब ड्रॉप किया 0 स्पीड, ड्रॉप किया मतलब 0 स्पीड थी। 1 सेकेंड के बाद उसकी स्पीड हो जाएगी 10, अगले सेकेंड के बाद 20, फिर अगले सेकेंड के बाद 30। मतलब उसकी हर सेकेंड में स्पीड कितनी बढ़ेगी? 10 मीटर पर सेकेंड से बढ़ जाएगी। आपको समझ आया? ये मतलब होता है एक्सेलरेशन का। अब समझ आया? इस वजह से उसके सर पे बहुत जोर से लगेगा, क्योंकि आपने तो 0 से फेंका था, लेकिन नीचे गिरते 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 उसकी स्पीड बढ़ती गई और बढ़ के अगर वो 10 सेकेंड तक चला तो स्पीड 100 पे पहुंच गई। कुछ समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? क्लियर है? तो इस स्पीड से उसको लगेगा, 100 से लगेगा तो फिर तो होएगा ना कुछ ना कुछ सर, ठीक है। चलो आगे जाके बताऊंगा कि जो हमारा रेन ड्रॉप होता है, वो रेन ड्रॉप एक टर्मिनल वेलोसिटी को अटेन कर लेता है। अगर वो नहीं करता तो रेन ड्रॉप इतनी ऊंचाई से गिरता, कहाँ से गिरता है वो? तो आसमान से गिरता भाई। तो कितना एक्सेलरेट करके आता होगा, तो है ना। हाँ, ऐसे होना चाहिए एग्जैक्टली। अगर वो टर्मिनल वेलोसिटी अटेन नहीं करेगा तो अरे सर तो जाने दो, तुम्हारी इतनी मोटी सीलिंग जो है ना, उस सीलिंग छत तोड़ के तुम्हारे सर पे आके गिरेगा, वो इतनी स्पीड से गिरेगा। लेकिन वो ऐसा गिरता नहीं है, क्यों? क्योंकि वो टर्मिनल वेलोसिटी अटेन कर लेता है। या आप 12th में पढ़ोगे, जब आप स्टोक्स लॉ पढ़ोगे, तब आपको बताया जाएगा कि टर्मिनल वेलोसिटी क्या होता है, समझे। हेयर स्टोन्स होते हैं और बहुत जोर में लगते हैं सर पे, है ना, ठीक है। लेकिन सब जगह हेयर स्टोन नहीं गिरता है। इंडिया में उमरा में गिरा है कभी? ये उमरा में हेयर स्टोन गिरा ही नहीं, ठीक है। तो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हेयर स्टोन तो भी सॉलिड होता है, सॉलिड होता है। जो पानी की बूंद होती है, रेन ड्रॉप होता है, वो तो लिक्विड है, लिक्विड से लगता है क्या? लेकिन अगर बहुत स्पीड से आएगा तो लगेगा। अगर लिक्विड का ड्रॉप भी, रेन ड्रॉप भी बहुत स्पीड से आएगा तो लगेगा, इतना लगेगा कि सर फूट जाएगा, समझे। तो ये दुनिया है ना, बिल्कुल सिस्टमैटिकली डिजाइंड है, समझे। जब आप साइंस को समझना शुरू कर दोगे ना, मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूँ कि मैं आपको इस दुनिया को एक अलग चश्मे से दिखाने वाला हूँ। जो आप सोचते हो ना वैसा नहीं, बहुत अलग चश्मे से आपको मैं इस दुनिया को दिखाऊंगा इंशाल्लाह, ठीक है ना। तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जब आप साइंस को समझना शुरू कर देंगे तो आपको इस बात का यकीन हो जाएगा, यार ये इतना कैसे सिस्टमैटिक है, यार ये अपने आप कैसे हो सकता है। बेवकूफ़ है लोग बोलते हैं जो अपने आप हो गया था, कैसे अपने आप हो सकता है। मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि इंसान अगर अपनी बनावट को ही देख ले कि वो छोटे बच्चे से कैसा बड़ा हो जाता है, ये अपने आप में एक मिरेकल है। तुमको नहीं समझ में आ रहा है ये अपने आप कैसे हो गया यार, अपने आप से यहाँ से ये डस्टर यहाँ से यहाँ हिल नहीं सकता, ये अपने आप कैसे हो सकता है। कोई ना कोई तो क्रिएटर है, सबके अपने अपने थॉट्स है। हमारा थॉट ये है, हम मानते हैं अल्लाह ने सारी चीज़ें बनाई, समझे, ठीक है ना। चलो ये हमारा बिलीफ है। चलो
तो ये सारी चीज़ें हैं और आपको ये बात याद रखनी है कि हमेशा कि आप जब साइंस को पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको ये दुनिया बहुत सिस्टमैटिक लगना शुरू हो जाएगी। आपको लगेगा यार सब कुछ सिस्टम से चल रहा है, ये अपने आप कुछ भी नहीं हुआ है, समझे। और सोचने की बात है कि सब बोलते हैं कि बिग बैंग हुआ, बिग बैंग मतलब क्या था, एक धमाका हुआ और दुनिया बन गई। तो मेरे बात समझ नहीं आती है कि बिग बैंग तो धमाका है, धमाका जब होता है, धमाका मतलब एक तरीके का ब्लास्ट, तो जब हाँ डिस्ट्रक्शन होता है, तो वो जो डिस्ट्रक्शन होता है तो डिस्ट्रक्शन में चीज़ें बनेगी कैसे, है ना, समझ आ रहा है क्या बोला। डिस्ट्रक्शन में चीज़ें तो तबाह होनी चाहिए, जब कोई चीज़ डिस्ट्रक्ट हो जाएगी तो तबाह हो जाएगी ना। लेकिन लोग, दुनिया तो उल्टा बोलती है कि क्या हुआ, ब्लास्ट हुआ, बिग बैंग हुआ और अचानक से दुनिया आबाद होना शुरू हो गई बर्बाद होने के बजाय। उल्टी बात है ना, ये तो समझ नहीं आती है तो बात, ठीक है। चलो तो ऐसा, चलो बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। अभी तो सबसे पहले एक्सेलरेशन का मतलब समझा। एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, एक सेकेंड में वेलोसिटी कितनी चेंज हो रही है। अब अगर मैं बोलता हूँ कि किसी कार का एक्सेलरेशन है वो है 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब बताओ एक सेकेंड में 20 मीटर पर सेकेंड से स्पीड बढ़ती जा रही है। 0 से स्टार्ट किया, एक सेकेंड के बाद 20, फिर 40, फिर 60, फिर 80, फिर 100, 120 ऐसे। बात समझ आई, क्लियर हो गया। एक्सेलरेटर क्यों होता है बाइक में या कार में, एक्सेलरेटर क्यों होता है, एक्सेलरेट क्या करता है, ऐसे घुमाओगे तो क्या होगा, स्पीड बढ़ेगी, यही तो करता है वो एक्सेलरेटर, इसलिए तो नाम है उसका एक्सेलरेटर, स्पीड बढ़ाने के लिए। बात समझ आई, क्लियर हो गया। चलो भी, तो इस तरीके से अपने को समझ आया। अब जो है एक्सेलरेशन अपने को क्लियर हो गया। इसका फॉर्मूला देख लो सबसे पहले। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, मेरी बात ध्यान से सुनना। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है, ये डेल्टा है, इसको क्या बोलते हैं, डेल्टा। डेल्टा हम लोग कब इस्तेमाल करते हैं, चेंज के लिए इस्तेमाल करते हैं। किसके लिए, चेंज के लिए। तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, क्या, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। तो एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होता है, चेंज कैसे निकालते हैं, जैसे इस मार्कर का प्राइस अभी 30 रुपये है, पिछले साल 25 रुपये था, कितना चेंज आया, 5 रुपये का। कैसे निकाले, फाइनल प्राइस माइनस इनिशियल प्राइस। तो जब भी आपको चेंज निकालना है, मेरी बात ध्यान से सुनना, डेल्टा क्या है, डेल्टा चेंज है, डेल्टा क्या है, चेंज, ठीक है। चेंज कैसे निकालते हैं, चेंज निकालते हैं फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। हमेशा याद रखना, आपको बोलेंगे वेलोसिटी का चेंज निकालो, कैसे निकालोगे, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। आपको बोलेंगे एक्सेलरेशन का चेंज निकालो, कैसे निकालोगे, फाइनल एक्सेलरेशन माइनस इनिशियल एक्सेलरेशन। बात समझ आई, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या लिखा है मैंने, चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। 0 ले लेता हूँ मैं, इनिशियल 0 था, तो क्या होगा बताओ, v माइनस यू अपॉन क्या हो जाएगा, t। इसको यहाँ भेज दो, बताओ क्या होगा, at इज इक्वल टू क्या होगा, v माइनस यू। इसको यहाँ भेज दो तो क्या होगा, v इज इक्वल टू यू प्लस, ये तो पढ़ा होगा ना तुमने। हाँ, तो ये वो तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला एक्चुअली, जो काइनेमेटिक इक्वेशन तुम पढ़ते हो ना, वो क्या है, वो तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है, उसी से आता है वो, ठीक है। क्लियर हो गया। चलो भाई, तो अभी बहुत कुछ नया सीखोगे तुम, ठीक है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ये है, अब उसको मॉडिफाई करके तुमने लिख दिया, बोल सकते हो ये भी एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है, ठीक है ना। क्लियर है, चलो मैं जब आपको पढ़ाऊंगा ना, तो मैं आपको ये चीज़ें क्लियर कराऊंगा कि आपने ये 10th में पढ़ी थी और आप ये 11th में पढ़ेंगे। मतलब क्या, खिचड़ी नहीं पकाऊंगा, मैं आपको डिफरेंस करके बताऊंगा। 10th में यहाँ तक का किया था, 11th में इसके ऊपर जाना है, कैसे करना है, क्या करना है, समझाता हूँ, पहले कॉपी करो। तो इसमें 3 आपको वर्कशॉप मिल जाएंगे। सबसे पहला वर्कशॉप जो है ये आपको मिलेगा कि आपका करियर गाइडेंस से रिलेटेड, कि आपको कौन कौन से आपके पास करियर ऑप्शंस है, आपको क्या सिलेक्ट करना चाहिए, क्या नहीं सिलेक्ट करना चाहिए। इसके बाद जो है आपको एक वर्कशॉप में बताया जाएगा नीट, जेईई और सीईटी, एमएसटी, सीईटी, इन तीनों में डिफरेंस क्या है, कौन सी किताबें आपको रेफ़र करनी है, ये सारी चीज़ें आपको बताएंगे। और तीसरा वर्कशॉप होगा कि 11th स्टैंडर्ड का इंट्रोडक्शन क्या है। 11th स्टैंडर्ड में आपको कौन से सब्जेक्ट्स होंगे, कितना पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट आपको लेना चाहिए, कौन सा ड्रॉप करना चाहिए, कि चारों सब्जेक्ट लेने चाहिए, तो ये आपको लास्ट वर्कशॉप में कराएंगे। तो 3 वर्कशॉप्स है, डेट्स में आपको अनाउंस करूँगा कि कौन कौन से दिन पे होगा। अभी जो ब्रिज कोर्स चल रहा है उसमें 2 दिन फिजिक्स होगा, मंडे ट्यूसडे, उसके बाद 2 दिन केमिस्ट्री होगा आपका, वेडनेसडे थर्सडे, और 2 दिन आपका बायोलॉजी होगा, फ्राइडे सैटरडे। तो तीनों आपको लेक्चर कोई भी छोड़ना नहीं, लेक्चर छूटा आगे का लिंक टूटा, 11वीं में कुछ समझ में नहीं आने वाला, समझे, ठीक है ना। तो कोई भी लेक्चर छोड़ना नहीं, कोई लेक्चर नहीं छोड़ना, समझे, ठीक है ना। हर लेक्चर को अटेंड करना है और आपको क्या करना है, जो जो यहाँ पर आपको पढ़ाया जा रहा है उसको बाय हार्ट करना है, बाय हार्ड नहीं करना है। क्या करना है, बाय हार्ट करना है। क्या करना है, बाय हार्ट। बाय हार्ट क्यों बोलते हैं,
क्योंकि आप अगर कोई चीज़ दिल से याद करते हो तो उसको नहीं बोलते हो, इसको बाय हार्ट करना बोलते हैं। बात समझी? बाय हार्ट नहीं होता, वो होता है बाय हार्ट। ठीक है, चलो भाई फॉर्मूला लिख लिया। ठीक है, चलो तो यहाँ तक अपने को समझ आ गया कि ये हमारा एक्सेलरेशन है। चलो देखो, अब इसके बाद जो है यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ये क्या होता है? ठीक है, चलो तो यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में हम लोग सीखेंगे अभी। ठीक है, चलो भाई, तो यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? यूनिफॉर्म क्यों बनाते हैं स्कूल में? इक्वालिटी के लिए, ताकि कोई भेदभाव ना हो, इसलिए यूनिफॉर्म बनाते हैं स्कूल में, है ना। तो यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा, यूनि मतलब वन, फॉर्म मतलब भेस, एक जैसा भेस हो सबका। बात समझ आई? ठीक है ना। चलो, तो यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक जैसा सबका भेस होना चाहिए। यहाँ पर यूनिफॉर्म का मतलब क्या है? अगर कोई पार्टिकल या कोई बॉडी वो इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो हम लोग बोलते हैं वो यूनिफॉर्म मोशन परफॉर्म कर रहा है। समझे क्या बोल रहा हूँ मैं? मतलब वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है तो वो क्या है? यूनिफॉर्म मोशन। बात समझ आई? या कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रहा है तो भी क्या है? यूनिफॉर्म मोशन। तो अगर बॉडी के अंदर क्या हो, वेलोसिटी क्या हो, ये वेक्टर का ये बार लगाए मतलब वेक्टर है, तो वेलोसिटी क्या हो? कांस्टेंट हो, या फिर एक्सेलरेशन क्या हो? कांस्टेंट हो, तो हम लोग क्या बोलेंगे? वो यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी, वेलोसिटी कैसे भी वेरी करेगी, नॉट इक्वल्स टू कांस्टेंट, एक्सेलरेशन भी नॉट इक्वल्स टू कांस्टेंट, तो उसको क्या बोलेंगे? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन मतलब क्या? कोई पार्टिकल क्या कर रहा है या कोई बॉडी क्या कर रही है? कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है, हर सेकंड 40 मीटर पर सेकंड से ट्रैवल कर रहा है, तो क्या होगा? वो होगा यूनिफॉर्म मोशन। या एक्सेलरेशन उसका क्या है? कांस्टेंट। जैसे आपने किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे से ड्रॉप करवा दिया तो वो क्या करेगा? कांस्टेंट एक्सेलरेशन से जाएगा, उसका एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है, हर सेकंड में उसकी स्पीड बढ़ रही है, वो क्या है? सेम बढ़ रही है ना, 10 से बढ़ रही है, तो उसको बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मतलब क्या? ना वेलोसिटी कांस्टेंट है, कभी वेलोसिटी 10 हो गई, कभी 20 हो गई। जैसे हम चलते हैं, हम अगर यहाँ से गाड़ी लेकर के निकलेंगे तो क्या एक ही स्पीड, जो रास्ते में आएगा उड़ा दूंगा ऐसा तो होता नहीं है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं? स्पीड कभी कम ज़्यादा करते हैं। मुमरा में तो इतने स्पीड ब्रेकर है भाई, रोड से ज़्यादा तो स्पीड ब्रेकर है यहाँ पे। ठीक है, रोड ही नहीं दिखता, क्या दिखता? स्पीड ब्रेकर। थोड़ा चलो स्पीड ब्रेकर, फिर चलो स्पीड ब्रेकर। समझ आया? तो स्पीड को क्या करना पड़ेगा तुमको? कम ज़्यादा करना पड़ेगा, एक स्पीड में तुम चला नहीं सकते। बस समझ आई? ठीक है, चलो भाई, तो हमारा जो मोशन होता है वो कैसा होता है? नॉन यूनिफॉर्म। कभी स्पीड ज़्यादा, कभी स्पीड कम, कभी एक्सेलरेशन ज़्यादा, कभी कम। ठीक है ना? क्लियर हो गया? तो ये दोनों में फ़र्क है। ठीक है, कॉपी करो उसको।